डॉक्टर सुशील कुमार राय हैं, प्रतिदिन हमारे साथ जुड़ते हैं। देर आए दुरुस्त आए। डॉक्टर साहब आपका वेट ही कर रहे थे, आज हमारे साथ आप थोड़ा सा देर से जुड़े। साथ ही डॉक्टर दया श्रीवास्तव भी हैं, वो भी प्रतिदिन हमारे साथ जुड़ते हैं। समय को देखते हुए, जैसे कि कई हमारे ऑडियंस एवं व्यूअर्स की डिमांड है तथा ये एक बहुत ही ज्वलंतशील मुद्दा है, आगे बढ़ते हैं रोग एवं कीट नियंत्रण की तरफ। खास करके मैं चाहूंगा आप इस पे विशेष फोकस दें, विशेष ध्यान दें। जो फॉल आर्मी कीट है, फॉल आर्मी वर्म है, इसका किसान भाई पहचान तथा इसका नियंत्रण किस तरह से किया जा सकता है। जी डॉक्टर साहब। किसान भाइयों, अभी के समय में फॉल आर्मी वर्म जो कीड़ा है वो किसानों को मक्के की खेती में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। जैसा कि सभी राज्यों में फॉल आर्मी वर्म को लेकर अलग अलग टास्क फोर्स बनी हुई है ताकि मक्के के खेती की रेगुलर निगरानी की जा सके, जो कि 2018 में ही हम पहली बार हमारे भारत देश में फॉल आर्मी वर्म का अटैक हुआ और उसको पाया गया। तो फॉल आर्मी वर्म का हमें पहचान पहले ये करना है कि हमारे खेत में फॉल आर्मी वर्म लगा है कि नहीं लगा है। इसमें नर पतंगों में दो लक्षण दिखते हैं, उसको आपको ध्यान रखना है। एक केंद्र की ओर भड़कीला रहता है और अग्रभाग शिखर भाग में सफेद पैच होता है, और जो मादा है उसकी अग्रभाग जो है बेजान और धुंधले होते हैं। तो पहचान सबसे आवश्यक है। अगर आपने पहचान कर लिया नर और मादा का, तो आप फेरोमोन ट्रैप से नर को अपने ट्रैप में रख सकते हैं। आप उसकी पहचान से उसकी संख्या को कम भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक मादा है अपने जीवन काल में 1000 अंडे देती है और इनको लार्वा बन और अपना विकास करने में 14 से 18 दिन लग जाता है। इस दौरान इसमें जो स्टेज है लार्वा की, वो 6 अवस्थाओं से गुजरता है, जिसको इंस्टार एक अलग तरह की स्टेज बोलते हैं। उसके बाद वो प्यूपा अवस्था में चला जाता है और फॉल आर्मी वर्म का लार्वा ही हमारी फसल को नुकसान पहुंचाता है। और ये लार्वा की अवस्था 7 से 8 दिन रहती है। उसके बाद वो प्यूपा में परिवर्तित हो जाता है और प्यूपा से वो जब तितली बनता है तो 4 से 6 दिन उसका जीवन काल होता है। और तो इसके जो लार्वा अवस्था है, इस पे जो दवाएं हैं अलग अलग अवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए शुरू में अगर प्रबंधन करते हैं, जब हमारे खेत में अटैक हुआ, अगर शुरू की अवस्था में आपने अगर उसका नियंत्रण कर लिया तो काफ़ी हद तक हम अपनी फसल को बचा सकते हैं। जो इसका लार्वा होता है ये मुलायम त्वचा होती है उसकी, हल्के हरे रंग का, गुलाबी से लेकर भूरे रंग का होता है। मक्का में फॉल आर्मी वर्म का जो है जैतून कलर का भी होता है। उसके उदर खंड में 4 काले धब्बे और पीठ पर नीचे हल्के पीले रंग की रेखा होती है। ये आपको ध्यान देखना होगा। उसकी पूंछ काले रंग की होती है, अंत में काला बड़े धब्बे होते हैं और 8 नंबर उदर पर वर्गाकार पैटर्न होता है। ये उसका लक्षण है, पहचानना कीड़ा कैसे पहचानना है। और 9 नंबर का जो हमारा उदर का खंड है उस पर थोड़ा लंबे आकार का, समलंबका आकार का धब्बा होता है। इससे आप आसानी से पहचान सकते हैं कि ये हमारा फॉल आर्मी वर्म है। सिर पर आंखों के बीच में अंग्रेजी के वी अक्षर का सफेद रंग की संरचना भी होती है। इसका प्रबंधन कैसे करते हैं? इसका जो मैंने बताया कि 6 स्टेज होती है जिसको इंस्टार कहते हैं। तो पहली और दूसरी इंस्टार में जब आप फसल लगाएंगे, अंकुरण के साथ ही ये कीड़े का अटैक हो जाता है। तो इसको शुरू में आपको देखना है कि फसल में लंबे और कागजी छिद्र आसपास पौधे के बने हैं कि नहीं बने हैं। फसल अगर फॉल आर्मी वर्म से पहली और दूसरी अवस्था में अटैक करती है, अगर उसका अटैक 10% से कम है तो हम उसको नीम कर्नल एक्सट्रैक्ट 10.5% का 1500 ppm का आता है, उसका 5 ml प्रति लीटर के दर से या एज ए डिरेक्टिन है, उसके द्वारा इसका नियंत्रण कर लेते हैं। इसके अलावा बैसिलस थेरोजेंसिस है 8L 2 ml लीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से भी इसका प्रयोग करके आप कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये छिद्र बढ़ते जाते हैं, कटे फटे छिद्रों का साइज बढ़ता जाता है, तो हम इसका जो नियंत्रण है वो जैविक या अन्य तरीकों से नहीं कर सकते। फिर हमें रसायन
का ही प्रयोग करना पड़ता है। इसमें आप देखेंगे कि पत्तियां आयताकार या गोल रूप में कटी हुई हैं, तो इनको आपको फाल आर्मी वर्म का जो कीड़ा है, अब आपको रासायनिक नियंत्रण ही आपके पास बचता है। इसके लिए स्पेनेट्रोम 11.7% SC का 0.5 ml प्रति लीटर पानी की दर से स्प्रे करें, या कोलेरेटोनिल ऑयल जो है, जो कोराजेन के नाम से आता है, 18.5 SC का 0.4 ml प्रति लीटर पानी। ये थायामेथाजोम है 12.6% और लैम्डा साइलोहेथ्रिन 9.5% का, इसको 0.25 ml प्रति लीटर पानी में मिला के आप स्प्रे कर सकते हैं। इसके स्प्रे से क्या होगा कि आपके खेत में फाल आर्मी वर्म का अटैक कम हो जाएगा। लेकिन अगर वो 5वें और 6ठे स्टेज में चला जाता है फाल आर्मी वर्म, तो आपका को ये रसायन से भी बचाव नहीं हो सकता। यानी आपको अपने खेत की मॉनिटरिंग, खेत का देखरेख समय पे और रेगुलर करना पड़ेगा। तो जो हमारा 6ठे स्टार में जाता है, तो उसके लिए हमें जहरीला चारा बनाना पड़ता है। जहरीला चारा जो हम बनाते हैं, 1 से 2 लीटर पानी ले लेते हैं, उसमें 10 किलो चावल की भूसी मिला देते हैं। चावल की भूसी मिलाने के बाद उसको 2 किलो गुड़ भी उसमें डाल देते हैं। फिर इसको हम लोग फर्मेंट करने के लिए या 24 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद उसमें हम थायोडीकार्ब 75% 100 ग्राम मिला के 10 ग्राम, ये जो 100 ग्राम थायोडीकार्ब मिलाते हैं 75% का, छोटी छोटी गोलियां बना लेते हैं और इनको गोलियां बना लेते हैं। और वो जो जहरीले पदार्थ हैं उनको अपने खेतों में शाम को आप रख दीजिए, जिससे कि आपका जो कीड़ा है, लार्वा है, वो उस पर अटैक करेगा और उससे वो नियंत्रित हो जाएगा। ये जो मैंने मात्रा बताई है वो 1 एकड़ क्षेत्रफल के लिए पर्याप्त है। अगर आपको 1 हेक्टेयर में करना है या जो आपका एरिया है उसके अकॉर्डिंग उसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा। 2.5 एकड़ के अगर आप 1 हेक्टेयर लगाते हैं तो 2.5 से गुना करके 250 ग्राम थायोडीकार्ब का आप, और जो धान की भूसी है और पानी की मात्रा और गुड़, उस मात्रा में आप बना के अपने खेत में इनका प्रयोग करेंगे तो फाल आर्मी वर्म से आप बचाव कर सकते हैं। लेकिन इसका जो भी नियंत्रण है वो आपको शुरू से करना पड़ेगा, शुरू में ही आपको इसका ध्यान देना पड़ेगा। इसके अलावा आपका जो तना छेदक कीट है, जो आपका गब्भा काटता है, इनका भी आपको नियंत्रण करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपके गाभा में अगर कीड़ा लग गया तो आपका बहुत जो गाभा है जहाँ से आपका फसल का उत्पादन मिलता है वो नष्ट हो जाएगा। तो आपको इसके जो गाभा के तना छेदक के नियंत्रण के लिए या गाभा के लिए जो है ओडीमेट 25 सीसी या डाईमेथोएट 30 EC का 1 लीटर मात्रा या कोराजेन 400 से 500 ml प्रति हेक्टेयर का स्प्रे करना चाहिए। इसके अलावा आप कार्बोफ्यूरान जो 3G है, कार्बोफ्यूरान 3G, उसके कुछ दाने उसके गाभा में डाल देने से भी आपका नियंत्रण हो जाएगा। इसके अलावा आपका तना छेदक कीट है जिसका भी नियंत्रण आप क्विनोलोफॉस से या 4-10G से बुआई के 10 से 15 दिन बाद आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। या क्विनोलोफॉस जो है 2 लीटर अथवा डाईमेथोएट 30% आप 600 से 800 लीटर पानी में मिला के भी स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा दीमक की समस्या आती है, तो जिन खेतों में, क्योंकि दीमक अगर लगेगा तो पौधे के अंदर से छेद करते हुए वो आपके तने को खोखला कर देगा और पौधा सूख जाएगा। तो दीमक के बचाव के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे कि जब आप खेत की जुताई करते हैं तो उसको पिप्रोनिल जो आता है, फिप्रोनिल, उसका 20 से 25 kg प्रति हेक्टेयर के दर से खेत में आखिरी जुताई के समय आप मिला देंगे। इन चीज़ों से करने से आपके ये कीट से आपका बचाव हो सकता है। इसके अलावा जो मक्के में रोग लगते हैं, बैंडेड लीफ या सीड ब्लाइट, इसके उपचार के लिए रोजोलैक्स है 50 WP का, वो 10 ग्राम
10 लीटर पानी में मिला के आप छिड़काव करें, यानी 1 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से। इसके अलावा आपका लीफ ब्लाइट आता है, जिसे पत्तियों के सिराओं के बीच में पीला भूरा अंडाकार धब्बे बन जाते हैं और बाद में लंबे और चौकोर हो जाते हैं। इनमें पत्तियां जली हुई दिखाई देती हैं। इसके अलावा जब इसका 8 से 10 दिन के अंतराल पे इसमें स्प्रे करना होता है, 1 लीटर पानी में 2.4 से ग्राम डाइथेन M45 या जीनेम मिलाकर छिड़काव करें, जिससे कि रोग आपका और रोग प्रतिरोधी क्षमता जो प्रभेद हैं, प्रो 324, ICI 701 आदि किस्में जो है, पूसा अर्ली हाइब्रिड 5, इन प्रभेदों को भी लगाने से आपका बचाव हो सकता है। इसके अलावा आपका जो है वृत्त सड़न रोग लगता है। यह रोग 10 से 20 जुलाई के मध्य आता है, और यानी जब अच्छे जल निकास की सुविधा जिन भूमियों में नहीं होती है, उनमें आपको अच्छे जल निकास की सुविधा देनी पड़ेगी, अच्छा जल निकास की सुविधा होनी चाहिए। इसमें हम पोटास को 80 किलोग्राम तक बढ़ा देते हैं, जिससे उर्वरकों का संतुलन बढ़ जाता है, क्योंकि ये लग्जरी पैदा करता है नाइट्रोजन और फास्फोरस के बीच में। तो आपको पोटाश का स्प्रे करना होगा। और डाउनी मिल्ड्यू एक रोग लगता है, तो इसमें रोग प्रतिरोधक आप जो वेराइटीज़ हैं उनको लगाइए, जैसे प्रो 345, बायो 9636, पूसा अर्ली हाइब्रिड 5, NECS 117, जिनको उगाने से ये खुद से अपना बचाव करती हैं। और एप्रोन 35 HD का 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से बीज उपचार करिए। सिस्टमिक फफूंदीनाशी जैसे मैडाल एक्सिल है, रिडोमिल है, 250 WP का छिड़काव एवं रोग जब लक्षण दिखे तो इनका प्रयोग करने से आपका मक्का रोग एवं कीट से मुक्त रहेगा। जी डॉक्टर साहब, आपने बड़े विविध जो है डिस्क्रिप्टिव वे में बताया। एक तो फॉल आर्मी वर्म से किस तरह से बचा जा सकता है, उसकी पहचान किस तरह से हो सकती है, खास करके निगरानी इतनी घनी रखनी होगी किसान भाइयों को कि वो फर्स्ट इंस्टार और एवं जो है शुरुआती स्टेज में उसका कंट्रोल कर सके। हालांकि जैसा कि आपने कहा, एवं कई शोधकर्ता भी ये देख रहे हैं, जो लैम्डासाइलोथ्रिन है, टोरेंटिनिलिप्रोल है, थाइमेथाक्साम है, ये काफी ही हाई कंसंट्रेटेड दवाइयां हैं, परंतु 5वें 6वें इंस्टार में पहुंचने के बाद इससे भी इसका नियंत्रण नहीं होता है। इन सारी दवाइयों का प्रयोग यदि आप शुरुआती स्टेज में करेंगे तो काफी अच्छा होगा। डॉक्टर साहब, 1 घंटा 7 मिनट हो चुका है, वैसे ही हम समय से पूर्व जा चुके हैं, तो अभी भी हमारे साथ 20 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। सबको धन्यवाद पेशेंस के साथ सुनने के लिए, ये रोचक जानकारी का लाभ लेते हुए। अब मैं चाहता हूं हमारे आखिरी सेगमेंट की ओर आप बढ़ें एवं संक्षिप्त रूप से कटाई, मड़ाई एवं भंडारण पे मार्गदर्शन करें। सिद्धार्थ जी, फसलों का कटाई, मड़ाई और भंडारण का विशेष ध्यान रखते समय मक्के में, क्योंकि मक्के की थ्रेसिंग अलग तरीके से होती है। हम जब फसल पक जाती है, पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, और जो भुट्टा है उसके ऊपर की जो पत्ती है वो पीली पड़ जाती है, और भुट्टा सूख जाता है और दाना में नमी कम हो जाती है, यानी वो भी सूख जाता है। तब हमें इसकी कटाई करनी चाहिए। जब भी कटाई करें तो इस बात का ध्यान रखें कि फसल पूरी तरह से, यानी उसमें 18 से 20% तक नमी हो, उस अवस्था में आप फसल को काट लें। उसके बाद भुट्टों को आप सुखाएं ताकि भुट्टों से नमी पूर्ण रूप से निकल जाए। और जब उसको हम थ्रेसिंग करते हैं तो ये ध्यान रखना है कि नमी अच्छे से निकल जाए, क्योंकि थ्रेसर में जब हम मक्के को डालते हैं तो जब दाना निकलता है तो वो बीज से टूटे ना, पूरा का पूरा दाना निकले। इसलिए नमी को ध्यान में रखते हुए हम उसका थ्रेसिंग करेंगे। और भंडारण इसका करने का जो तरीका है कि आप 10 से 12% नमी की स्थिति में आप थ्रेसिंग करने के बाद पहले भुट्टे को सुखा के आपने थ्रेसिंग की, और जब दाना निकल के बाहर आ गया तो आप दाना को भी सुखा लीजिए। और उसके बाद प्लास्टिक की पीपी भी बैग आते हैं, उसके अंदर उसको ठंडा हो जाने के बाद बीज, ये नहीं कि धूप में आपने सुखाया और तुरंत पैक नहीं करिए, उसको ठंड में छायादार स्थान में रखिए,
बीज ठंडा हो जाए उसके बाद पीपीवी बैग आते हैं प्लास्टिक की के 50 केजी कैपेसिटी के, पहले उसमें डालें। उसके बाद जो हमारे बैग हैं उसके अंदर उसको डाल के उसकी सिलाई करके भंडारण जब भी करें दीवार से उसकी दूरी रखें। स्टैग लकड़ी का होना चाहिए जिससे कि नीचे की नमी और दीवार की नमी से बचा जा सके। कम से कम दीवार से 2 से 2.5 फीट हम अपने बीज को स्टैग पे लगाएं और इसके अलावा हर 10 से 15 दिन पे उसकी निगरानी करते रहें, उसमें दवाओं का स्प्रे करके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो बीज भंडारित किया हुआ है उसमें भंडारण में लगने वाले कीटों का प्रकोप कम से कम हो सके। सिद्धार्थ जी डॉक्टर साहब, आपने कहा कि किस तरह से जो है भंडारण, कटाई, मड़ाई, ये भी एक बहुत ही जरूरी जो है पैरामीटर है, जरूरी बिंदु है जिसपे किसान भाई यदि ध्यान ना दें तो हो सकता हो जो इतनी मेहनत, इतनी लागत से उन्होंने उन्नत फसल का उत्पाद किया है उसको, उसकी बिक्री एवं विपणन के समय उनको अधिक मूल्य ना मिल पाए यदि भंडारण एवं कटाई का ध्यान न रखें। डॉक्टर साहब, 1 घंटा 10 मिनट का आज आप जो है ये लंबा सेशन किया, आपने कई सवालों के जवाब दिए तथा मक्का उत्पादन के लिए जो उन्नत तकनीकें हैं, उन्नत किस्में हैं एवं कई बिंदुओं पे आपने चर्चा की कि आने वाले खरीफ सीजन में, ये जो खरीफ ऋतु आ रहा है, इसमें किसान भाई उच्च तकनीक द्वारा मक्का की अधिक गुणवत्ता युक्त खेती करके लाभ कमा सके। आपने हमें समय दिया। हमारे सारे व्यूअर्स की तरफ से इफ्को किसान संचार की टीम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद एवं साधुवाद डॉक्टर साहब, और आशा करते हैं फ्यूचर में भी हम आपकी सेवाएं लेते रहेंगे। धन्यवाद सिद्धार्थ जी, इफ्को संचार को धन्यवाद एवं सभी किसान भाइयों को और सभी व्यूअर्स को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने पेशेंसली और मेरी बात सुनी, और मैं आशा करता हूं कि आप मक्के का सही उत्पादन, अच्छा उत्पादन लेके अपनी आय को बढ़ाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो जैसा कि आपने देखा, आज हमारे साथ डॉक्टर राजीव सिंह थे जिन्होंने मक्का की, खरीफ मक्का की उन्नत शस्य तकनीक द्वारा किस तरह से किसान भाई प्रयोग करके अपने आय में सृजन ला सकते हैं। बीच में कुछ तकनीकी खराबी आई थी, डॉक्टर साहब को थोड़ा सा नदारद होना पड़ा था, कुछ नेटवर्क इशू हुआ है, परंतु डॉक्टर साहब तुरंत, जैसा कि मैंने आग्रह किया, उनको अपने ओर से ठीक करके वो ज्वाइन हुए, क्योंकि जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र हैं ये सभी एज अ कोरोना वॉरियर काम कर रहे हैं, और जितने भी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक तथा अध्यक्ष हैं वो लोग इस पूरे कोरोना के समय कृषि विज्ञान केंद्र में ही रह के उन्होंने अपने घर परिवार से दूर ये सुनिश्चित किया है कि किस तरह से अन्नदाताओं को कोई परेशानी ना हो, इसीलिए वो ये कार्य कर रहे हैं। सभी किसान, सभी कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों को, कर्मचारियों को नमन है कि वह भी एक किसी पुलिस तथा नर्स या फिर जो भी कोरोना वॉरियर से कम नहीं है। इसी के साथ आज का जो विषय रहा, आशा करते हैं वो आपके लिए काफी रोचक भरा एवं लाभदायक होगा। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों एवं फ्रेंड्स एवं जो है मित्र किसानों को बताएं हमारे इस सेशन के बारे में। ज्यादा से ज्यादा लोग सुबह 11 बजे जुड़ें कि ताकि प्रतिदिन हम आपसे रोचक जानकारी साझा करके आपको लाभान्वित कर सके। कल भी सुबह 11 बजे होगी एक नई मुलाकात, एक नई शुरुआत और एक नए विशेषज्ञ और एक नए विषय के साथ। ठीक 11 बजे हम आपके साथ लाइव सेशन में जुड़ेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए मुझे। मैं सिद्धार्थ भट्टाचार्य, इफ्को किसान की तरफ से आज्ञा चाहता हूं। जय हिंद, जय किसान, नमस्कार।